हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम जो हैं इसका पार्ट 3 कर रहे हैं। समाजशास्त्र के अप्रोचेज़ यानी सोशियोलॉजी अप्रोचेज़ में पार्ट 2 कर चुके हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपको पहले पार्ट 2 देखना पड़ेगा, तब आप इसके आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। तो 1970 के दशक में प्रकारवाद पर जो है तीव्रता से प्रहार किया गया। तो कहा गया कि ये उपागम जो है रूढ़िवादी है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है सामाजिक परिवर्तन जो होते हैं उन पर ध्यान नहीं दिया, उनके प्रति विरोधाभास का महत्व नहीं दिया कि संरचना भी होती है, परिवर्तन भी होता है, ठीक है। तो ये उपागम क्या कहलाया गया कि सिर्फ ये संतुलन और एकता पर ही जोर देता है, ये जो है परिवर्तन और संरचनात्मकता पर जोर नहीं देता है। जबकि परिवर्तनकारी और असंतुलन उत्पन्न होने पर बहुत सारे कारक देखे जाते हैं। इन आलोचनाओं का प्रभाव यह हुआ कि 1970 से 80 के दशक तक यह उपागम पूरी तरह से समाजशास्त्र से हट गया। फिर इसे आगे चलकर संशोधित किया गया नव प्रकारवाद के रूप में, ठीक है, जेफ्रे अलेक्जेंडर के द्वारा किया गया। तो इसे प्रकारवाद को क्या कहा गया दोबारा से, जब इसको संशोधित किया गया, नव प्रकारवाद, ठीक है। फिर क्या हुआ कि इसके बाद प्रकारवाद में उन पक्षों को भी सम्मिलित लिया जाने लगा जो समाज जीवन में आवश्यक भी थे। 1980 के दशक में प्रकारवाद को पुनः जीवित करने का भी प्रयास किया गया, जिसमें जो है अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के विभाग अध्यक्ष जो बने थे जेफ्रे अलेक्जेंडर का नाम लाया गया था। फिर इसके बाद 1800, ठीक है, तो उसके बाद जो है नव प्रकारवाद और प्रकारवाद की यथास्थिति का विरोध बनता गया। इनमें इन तत्वों को शामिल किया गया जिनकी उपेक्षा की गई थी, अर्थात नव प्रकारवाद प्रकारवाद की यथास्थिति को नकारता था, जिसमें जो है सामाजिक परिवर्तन और विभेदीकरण को नहीं देखा जाता था। फिर इसमें जो है इन भागों को सम्मिलित किया गया। अलेक्जेंडर द्वारा 2 अन्य पुस्तकों की रचना भी की गई। कौन सी? थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी, जो कि समाजशास्त्र में सैद्धांतिक तर्क देती है। फिर है 20 लेक्चर, जो कि सोशियोलॉजिकल थ्योरी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार 1987 में आई थी। फिर अलेक्जेंडर द्वारा 3 प्रकार की जो है व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया, ठीक है। पहली है अंतरक्रियात्मक व्यवस्था। इसमें विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों की जो है अपनी उपस्थिति से परिचित हो जाती हैं। फिर है संगठनात्मक व्यवस्था। इसमें क्या होता था, इस व्यवस्था में विभिन्न सदस्यों की क्रियाओं में तालमेल स्थापित करने का काम किया जाता था। फिर है सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम। इसमें जो है वास्तव में लोगों के लिए लाभकारी तो, लेकिन अन्य लोगों के लिए सजा के रूप में होता था, ठीक है। संघर्षवादी विचारधारा समाज को विभिन्न गुटों में बटा हुआ देखते थे, जो सतत तनाव की स्थिति में बना रहता था। इसमें केवल सर्वसम्मति के स्थान पर अवपीड़न, उत्पीड़न जैसे लोगों को एक सूत्र में बांधकर रखा जाता था। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रकारवादी समाज को ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, जबकि संघर्षवादी जो हैं वो नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं। डेरेनडॉर्फ ने मार्क्स के विपरीत वर्ग संघर्ष के स्थान पर सत्ता या शक्ति का संघर्ष दिया था। इनका क्या मानना था कि समाज की संरचना सत्ता पर आधारित होती है, जबकि सामाजिक संबंध जो है वास्तव में सत्ता से संबंधित है। सत्ता से तात्पर्य शक्ति से है, जिसमें सामाजिक मान्यता प्राप्त की जाती है। इसमें 2 पक्ष होते हैं, आदेश देने वाला और आदेश का पालन करने वाला सत्ता के अंदर। डेरेनडॉर्फ समाज को 2 भागों में बताते हैं, मतैक्य समाज और अवपीड़क। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अवपीड़क समाज को डेरेनडॉर्फ ने आईसीए कहा है, अर्थात आदेश सूचक समाज। फिर है डेरेनडॉर्फ शक्ति को संघर्ष का चिरस्थायी स्रोत मानते हैं। इनका क्या कहना है कि प्रत्येक संस्था की भूमिकाओं को 2 भागों में विभाजित किया गया है, सत्ताधारी भूमिका और सक्षित भूमिका। यह समूह जो सत्तारूढ़ है, जिसके पास अधिक मात्रा में शक्ति पाई जाती है, वो निरंतर प्रयास करता रहता है कि अपनी समाज में शक्ति को कैसे और बढ़ाया जाए, ठीक है, निरंतर उससे जूझता रहता है। संस्था की संपूर्ण शक्ति एवं प्राधिकार नए सिरे से वितरण होने चाहिए। धीरे धीरे शासक शासितों के ऊपर अपना अधिकार जमाने लगते हैं, ठीक है। दोनों आपस में जो है टकराते हैं, संघर्ष होता है, फिर दोबारा जो है नया शासक बनकर आता है, ठीक है। फिर टर्नर ने डेरेनडॉर्फ के सिद्धांत को द्वंद्वात्मक संघर्ष सिद्धांत कहा है। राल्फ डेरेनडॉर्फ की पुस्तकें थी क्लास एंड क्लास कन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी 1959 में, सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी जो कि जर्मनी 1967 में आई थी। फिर कन्फ्लिक्ट आफ्टर क्लास 1975, फिर आई थी द न्यू लिबर्टी जो कि 1975 में आई थी। फिर लाइफ चांसेस, ठीक है, तो ये 1979 में आई थी।
अब हम पढ़ेंगे फ्रेडरिक नीत्शे। जर्मन दार्शनिक थे ये। नीत्शे शक्ति और प्रभुत्व की इच्छा रखते थे। ये संघर्ष की बात करते थे। नीत्शे का कहना था कि जो व्यक्ति समूह शक्ति को प्राप्त करता है वह स्वामी होता है, उससे प्राप्त, ठीक है, और जो उसे प्राप्त भी नहीं कर सकता वो दास कहलाता है। जिसके पास शक्ति होती है वो स्वामी, जिसके पास नहीं होती वो दास कहलाएगा। स्वामी का दायित्व है कि वह दासों की इच्छाओं की पूर्ति करे और दास का यह नैतिक कर्तव्य है कि स्वामी के आदर्शों का पालन किया जाए। इसे ही नीत्शे ने स्वामी नैतिकता और दास नैतिकता कहा है। नीत्शे का कहना है कि जो स्वामी होते हैं वे वास्तव में अतिमानव हैं, क्योंकि उनके अंदर काबिलियत और योग्यता है शक्ति को प्राप्त करने के लिए। अगर दास द्वारा इनके आदेश का विरोधाभास किया जाता है तो उसे निर्दयतापूर्वक कुचल दिया जाता है। फिर है भारतीय चिंतक, राजनीतिक चिंतक अरविंद घोष। नीत्शे के अतिमानव की अवधारणा से प्रभावित थे ये। इनका क्या उल्लेख था? इनका उल्लेख अपने दर्शन में किया था इन्होंने। फिर लेविस कोजर आती हैं। अमेरिकी समाजशास्त्री लेविस कोजर संघर्ष का प्रकारवादी विश्लेषण करती हैं। उन्होंने 1956 में इनकी एक पुस्तक है द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट में विचार व्यक्त किए हैं। टर्नर द्वारा कोजर को संघर्ष प्रकारवादी कहा गया है। किसके द्वारा? टर्नर ने कोजर को क्या कहा है? संघर्ष प्रकारवादी। क्यों कहा गया है? क्योंकि मानकर चलते हैं कि संघर्ष जो है व्यवस्था को एकीकरण और अनुकूलन को बनाए रखता है, जबकि मार्क्स और डर्नवास जो है इनका कहना है कि व्यवस्था को बनाए रखने में विश्वास नहीं रखते थे। इन लोगों का मानना है कि व्यवस्था भ्रष्ट हो गई है और इसके स्थान पर नवीन व्यवस्था का निर्माण होना चाहिए। कोजर के ऊपर जो है जॉर्ज सिमेल का प्रभाव पड़ा था। जॉर्ज सिमेल भी जो है संघर्ष प्रकारवादी चित्रण करती हैं। इनके अनुसार सीमित संघर्ष का मुख्य कारण लोगों का संवेग होता है। इसका कहना है कि लोगों में आक्रमणशील और शत्रुता का आवेग होता है। इस तरह से जिन व्यक्तियों का लोगों में निकट संबंध होता है वो उनसे प्यार करते हैं, जिनका नहीं होता वो उससे घृणा की दृष्टि से देखते हैं। यदि वे लोग जो हमारे निकट हैं उनमें असहमति, संघर्ष और स्नेह का संबंध विकसित करना तो स्वाभाविक है, परंतु इस प्रकार की घृणा और प्रेम के आवेग को किसी तरीके से नष्ट नहीं कर सकती। ठीक है, तो सीमेल का मत है कि संघर्ष के स्वरूपों को उनकी आवृत्ति की सामाजिक संस्था और सामाजिक भूमिकाओं में देखना चाहिए। कोई संघर्ष को दो भागों में देखते हैं, आंतरिक और बाहरी संघर्ष। ठीक है, इनका कहना है कि बाहरी संघर्ष की स्थिति में आंतरिक संघर्ष समाप्त हो जाता है और समूह की एकता जो है सुदृढ़ हो जाती है। इस प्रकार कोजर जो है संघर्ष को वास्तविक और अवास्तविक संघर्ष में विभाजित करते हैं। वास्तविक संघर्ष में व्यक्ति संघर्ष को इच्छापूर्ति एक साधन मानता है, वास्तव में उसकी इच्छा होती है, जबकि अवास्तविक में उसकी इच्छा नहीं होती है। वो जबरदस्ती ही कार्य को करता है, जैसे तोड़फोड़, सांप्रदायिक दंगे हो गए, ये सब। कोजर संघर्ष को संगठनात्मक और विघटनात्मक दोनों रूप मानते हैं। अधिकांश समय जो है संघर्ष संगठित होता है, कभी कभी इसका रूप जो है विखंडित हो जाता है। ठीक है, तो कोजर समाज को समाज का सुरक्षा कवच भी कहते हैं, सेफ्टी वॉल्व भी कहा है उन्होंने कोजर ने। तो आया पड़ा है आपका क्वेश्चन, सेफ्टी वॉल्व या सामाजिक सुरक्षा किसने कहा है? तो आप इसको संघर्ष को तो कोजर का नाम लेंगे आप। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कॉलिंग्स ने मार्क्स, रैंडॉल्फ, कोजर, जॉर्ज सिमेल आदि के सभी विचारों को एकीकृत कर एक संघर्ष संबंधी नजरिया बनाया था। इन्होंने संघर्ष के केंद्र में शक्ति के स्रोत को ज़्यादा माना था, सोर्स ऑफ पावर को। इनके अनुसार संपत्ति, शक्ति और प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे समाज के सभी सदस्य प्राप्त करते हैं। ठीक है, और इसके लिए वो संघर्ष भी करते हैं। संघर्ष में जितना स्रोत जितना अधिक ताकतवर होगा वह उतना ही शक्तिशाली इंसान भी होगा। कॉलिंस के सिद्धांत के आधार पर जो है स्रोत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। कॉलिंस ने 4 भाग बताए थे। भौतिक तकनीकी स्रोत, जैसे इसमें संपत्ति, साधन, शिक्षा, दीक्षा, ये सब आगे। शारीरिक आकर्षण, शक्ति स्रोत। संख्या और जाति की विशिष्टता हो गई। संस्कृति और परंपराओं का स्रोत हो गया। कॉलिंस संघर्ष को उत्पन्न करने वाले स्रोतों के बाद धर्म विधि जो है विनिमय भी कहती हैं। किसी भी धर्म में निम्न जो है तत्व होते हैं। जनसाधन की भागीदारी होनी चाहिए, भागीदार व्यक्तियों में पारस्परिक चेतना होनी चाहिए। ठीक है, भागीदारी में सामान्य संवेगात्मक अभिरुचि भी होनी चाहिए। भागीदारी में प्रसन्न संबंधी जैसे हाव भाव, शब्दावली होनी चाहिए। धर्म विधि व सांस्कृतिक साधना है जो व्यक्ति को एक ताकतवर भीड़ के रूप में शक्ति प्रदान करती है। ठीक है, कुछ धर्म विधियाँ स्थानीय होती हैं, लेकिन कुछ के माध्यम में जो है विशाल समूह संगठित होते हैं। धर्म विधि की भूमिका को किसी भी संघर्ष की स्थिति में कॉलिंग्स महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। शायद इसी के कारण टर्नर और कॉलिंग्स के सिद्धांतों में विनिमय संघर्ष सिद्धांत कहती हैं। ठीक है,
इस प्रकार जब कोई भीड़ संघर्ष पर उतारू होती है, किसी संघर्ष की स्थिति में उत्पन्न होती है, भीड़ का आयोजन होता है, तो धर्म विधि जैसे कि नारा, पुतला, झंडा, ये सब जो हैं एक शक्ति का रूप प्रदान कर लेती हैं। ठीक है। फिर है लुडविग। ये भी जो थे एक संघर्षवादी थे और इन्होंने मार्क्स के वर्ग के संघर्ष के स्थान पर समूह संघर्ष का इन्होंने बात करी है। इनका कहना है कि मानव प्रारंभ से ही समूह में रहता है, इसलिए हितों की पूर्ति के लिए उन्हें समूह में रहना चाहिए। निष्कर्ष में ये कहा जा सकता है कि उद्विकास प्रकारात्मक संघर्ष और वृहद दृष्टिकोण पर आधारित उपागम है, जिसके विश्लेषण में केंद्र क्या है, समाज है। यह एक निगमन पद्धति पर आधारित है। तो ये यहाँ पर ही नेक्स्ट जो इसका पार्ट बनेगा ये है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, जो कि 4th इसका बन जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।